आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऑप्शन डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब हम शिक्षण अधिगम करते हैं, जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो साथ ही साथ आकलन भी करना चाहिए ताकि बच्चों की जो कमियां रह जाती हैं हम उनको तुरंत दूर कर सकें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता से जो संबंधित है वह अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें हम खुले विचारों से चीज़ों को सोच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है वह है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया है। और उसके अनुसार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे और फिर ऑप्शन दिए हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और अपने ही जगत में वह क्या करते हैं, खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जीन पियाजे का एक स्टेटमेंट है। जीन पियाजे ने खोज का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं और अपने तर्क और क्षमताओं से वह कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे जब गलतियां करते हैं तो उनमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन सी, बच्चे जब तक त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक अंग होती हैं। बच्चे जब गलतियां करेंगे और वह अपनी गलतियों से फिर सीखते हैं, ये क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया का अंग है। इसका बी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, दोस्तों कह रहा है कि अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे बच्चा। इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे, कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ताकि विविध मतों को जब एक अध्यापक प्रोत्साहित करेगा तो बच्चे अपने आप को क्या करेंगे, सम्मानित महसूस करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने छात्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में भिन्नता के कारण है। किस भिन्नता के कारण है? तो दोस्तों आपको बताना है मूल्यों के कारण, अभिक्षमता के कारण, या फिर अधिगम शैली, या फिर परावर्तकता स्तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अधिगम शैली यानी उनकी टीचिंग स्टाइल ही है, वह एक अपने दोस्तों के समूह में साथ में पढ़ना चाहता है और एक जो है अपने शांत कमरे में पढ़ना चाहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम शैली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। आप देखते हैं अब हमारी जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। आपको बताना है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ये भी नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक टीचर होने के नाते सभी भाषाओं का हमें सम्मान करना है और भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है। इसका राइट आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकृति और पोषण
प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जो प्रकृति से क्या मतलब है। प्रकृति से तात्पर्य है ऑप्शन ए हमारे आसपास का वातावरण, ऑप्शन बी जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन सी एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति या ऑप्शन डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो दोस्तों प्रकृति और पोषण में जो प्रकृति का अर्थ होता है वह होता है वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रकृति का जो तात्पर्य है दोस्तों वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम से यानी माता पिता से हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह क्या कहलाती हैं, जैविकीय विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। दोस्तों साथ में बता देते हैं जो पोषण का अर्थ होता है, पोषण का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पोषण का क्या अर्थ है प्रकृति और पोषण विवाद में, पोषण का क्या अर्थ है, तो हमारे आसपास का वातावरण इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। दोस्तों समझ लेते हैं इसको। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण ऐसा गुण होता है जिससे बच्चे अपने आप को समाज में रहने लायक बनाता है, समाज से वह अपने जीवन यापन करने के लिए रोजगार सीखता है, आदतें समाज से सीखता है, समाज में रहने लायक जो गुण होते हैं ऐसे गुण जब बच्चा सीखता है उसे क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। तो जनसंचार जो है, जनसंचार जैसे आजकल मोबाइल टीवी फोन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, बी सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है। दोस्तों माता पिता और परिवार के द्वारा तो होता है, लेकिन केवल माता पिता और परिवार के द्वारा तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। आप देखते हैं आप घर पे बैठे बैठे ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं यूट्यूब से वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनकी पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। आपको बताना है सही नहीं है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, और सही नहीं है वाला आंसर टिक करना है। ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दोस्तों केवल कक्षा में सीखते हैं नेगेटिव वर्ड है, केवल जहाँ पे आ जाए वो आपका नेगेटिव होगा। केवल कक्षा में सीखते हैं ऐसा नहीं है, घर परिवार दोस्तों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, संज्ञानात्मक रूप से तैयार होंगे तभी सीखेंगे। आइए देखते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। हाँ बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। और ऑप्शन डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे हर जगह सीखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या करना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धित स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों हम कभी भी बच्चों को अंक लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, इसका ए ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बी प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना चाहिए। भाई हम हर बार प्रोत्साहन देंगे, हर बार दंड देंगे तो बच्चा उससे प्रेरित नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका आपको ढूंढना है। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम से सहायता करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बच्चे को उसकी रुचियों के अनुसार जब हम उनको लक्ष्य देंगे तो वह बच्चे क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। अभी दोस्तों हमने सामाजिकरण की बात करी थी, तो सामाजिकरण का प्रमुख कारक आपको बताना है परिवार, आनुवंशिकता, कंप्यूटर और राजनीतिक दल। तो दोस्तों सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण जहाँ हम समाज से अपने आप को समाज में रहने लायक बनाते हैं, आदतें वहाँ से जो लोग कार्य करते हैं उन कार्य को देख करके वहाँ से आपकी जीविका उपार्जन का माध्यम ढूंढना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सामाजिकरण में आती हैं। तो सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या है, परिवार। परिवार से हम सारी चीज़ें सीखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना, समूह में कार्य करने को जो हम बच्चों को देते हैं सामूहिक कार्य में, तो हम ये क्यों देते हैं, ये क्या रणनीति होती है इसके पीछे। ऑप्शन है इससे शिक्षा का
काम कम हो जाता है, ऐसा नहीं सोचते हम। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसके पीछे रणनीति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सभी एक दूसरे से सीखते हैं कुछ ना कुछ और परस्पर सहायता भी करते हैं, इसमें हमें साथ में एक दूसरे की सहायता करने का मौका मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसमें दोस्तों कठिनाई हो रही है? पढ़ने में एवं समझने में। कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसमें किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है ये बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पठन अक्षमता, पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए उसमें क्या है, पठन विकार है। दोस्तों कभी कभी पठन विकार होता है तो आप बता सकते हैं, कभी कभी डिसलेक्सिया सीधे आता है, तो आपको याद रखना है डिसलेक्सिया जो होता है पठन अक्षमता होती है, जिसमें बच्चा कोई चीज़ लिखी है उसको पढ़ने में मिस्टेक कर देता है। दोस्तों ऐसे ही आपको बता दें, लेखन क्षमता को कहते हैं लेखन क्षमता को कहते हैं डिस्प्रक्सिया, गणितीय अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलिया और गति समन्वय अक्षमता को कहते हैं डिस्प्रक्सिया। तो इनको भी याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया यानी पठन अक्षमता।